स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर हम करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन सब्जेक्ट हमने क्यों पढ़ना है और इसके अंदर क्या क्या हमने करना है, क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू सम ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मैथड्स। सो अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए सेट और कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स दैट वर्क्स टुगेदर टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। तो एक सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो इकट्ठे काम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव या किसी भी गोल को फुलफिल करने के लिए। सो आपका जो सब्जेक्ट है दैट डील्स विद द सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, मतलब सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है वो सारी आपकी इस सब्जेक्ट के अंदर आएंगी। वो सारी एक्टिविटीज़ हमने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ मैथड। इस इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या है? एक तरह का मेथड है जिसको कंपनीज़ यूज़ करती हैं, जैसे कि IBM, पेप्सिको, ये सारी कंपनीज़ यूज़ करती हैं अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को क्रिएट करने के लिए। और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं? सो दैट कि वो अपने बिजनेस फंक्शंस को, बेसिक बिजनेस फंक्शन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर की रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, उनके एड्रेसेस का रिकॉर्ड रखना है, अगर कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उनकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, एम्प्लॉयज़ को पे कैसे करना है। तो ये सारे टास्क जो हैं वो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू डेवलप करते हैं, बनाते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को क्रिएट करने के लिए जो हमने मेथड यूज़ करने हैं वो मेथड्स आते हैं आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर। सो रिपीट कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या है? एक तरह का मेथड है जिसको कंपनीज यूज़ करती हैं अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को क्रिएट एंड मेंटेन करने के लिए। ओके, सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं? जो बेसिक बिजनेस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना, कस्टमर की एड्रेसेस, नेम्स, इसका रिकॉर्ड रखना, उनकी ऑर्डर की प्रोसेसिंग करनी या फिर एम्प्लॉयज़ को पे करना। तो ये सारे चीज़ें आती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेसिक फंक्शंस में। So the main goal of system analysis and design is to improve organizational systems, typically through applying software that can help employees accomplish key business tasks more easily and efficiently. So main goal क्या है system analysis and design का? Organizational systems को improve करना। और कैसे इम्प्रूव करना है? बाय अप्लाइंग सम सॉफ्टवेयर, जिसमें हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अपने बेसिक बिजनेस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं एफिशिएंटली। सो एज ए सिस्टम एनालिसिस हमने सबसे पहले क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए इन सारे की टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो किसी भी सिस्टम का, जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का एनालिसिस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन दो बातों पे बेस्ड होता है। फर्स्ट है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करना है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, एंड क्या क्या प्रोसेसेस आएंगे उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। सेकेंड थिंग है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हो उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने एडवांटेजेस के लिए उसको यूज़ करना है। सो ये अगर आपको चीज़ें पता होंगी तभी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हो। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर हम क्या करेंगे, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डेवलप करेंगे और उनको मेंटेन करेंगे। सो इन सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर आप लोग पढ़ोगे SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें 4 फेजेस आते हैं और उन 4 फेजेस के थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी सिस्टम को डेवलप करते हो। तो ये आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे। So now let's see the formal definition of system.
So system can be defined as a collection of components that works together to achieve some objective. So system के अंदर क्या आते हैं, set of components आते हैं, elements आते हैं that works together to achieve some objective or goal. Okay. And next इसकी definition है, आप कोई भी definition लिख सकते हो. Next definition है a collection of components that work together to realize some objectives forms a system. तो किसी भी सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे जिन्होंने कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके काम करना है और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना होता है. तो इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ये आप लोगों ने फंडामेंटल्स में भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमारे पास इनपुट होती है. इनपुट के अंदर डेटा आता है, उस डेटा के ऊपर हम प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं और प्रोसेसिंग में क्या आता है, मैनिपुलेशंस. तो मैनिपुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट्स आते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ ए सिस्टम. एक सिस्टम की मीनिंग जो है वो डिपेंड करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको यूज़ कर रहे हो. अगर आप स्पोर्ट्स के लिए सिस्टम बना रहे हो तो उसका मीनिंग कुछ और होगा. अगर आप लोग कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिस्टम का मतलब होता है जिसमें कीबोर्ड आता है, प्रिंटर आता है, आपका मॉनिटर आता है. सो दिस फॉर्म्स अ सिस्टम. एंड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये सारे कंपोनेंट आपस में मिलकर एक टास्क को परफॉर्म करते हैं. सो बेसिकली देयर आर two meanings of system. First is the single process of a system. सिंगल प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो किसी सिंगल सोर्स से इनपुट को रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और एंड में आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. और जो आउटपुट जनरेट होगी वो भी किसी सिंगल सिस्टम को ही सेंड करी जाएगी. आप इसका फर्स्ट डायग्राम देखो, ये वाला. तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इनपुट आएगी, इनपुट के ऊपर हम कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आएगी. और ये इनपुट सिंगल सोर्स से आनी चाहिए. ठीक है, सिंगल सोर्स से इनपुट आएगी, उस इनपुट के ऊपर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आउटपुट जनरेट होगी और वो हमने आउटपुट भी किसको सेंड करनी है, किसी सिंगल सिस्टम को सेंड करनी है. नेक्स्ट है मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम. मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम में क्या होगा, जो आपका सिस्टम है वो मल्टीपल इनपुट्स को ऑब्टेन करता है, मल्टीपल इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है और उन मल्टीपल इनपुट्स के ऊपर उसने क्या करना है, ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, प्रोसेसिंग करनी है और उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं. और जो रिजल्ट आएंगे वो भी उसने क्या करने हैं, मल्टीपल सिस्टम्स को सेंड करने होते हैं. ठीक है, सिंगल प्रोसेस सिस्टम में क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो सिंगल सोर्स से इनपुट को रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी किसी सिंगल सिस्टम को ही ट्रांसफ़र किया जाएगा. मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम में क्या होगा कि मल्टीपल इनपुट्स आएंगी, उसके ऊपर प्रोसेसेस अप्लाई करेंगे हम, देन आउटपुट प्रोड्यूस होगी और आउटपुट भी हमने एंड में क्या करनी है, मल्टीपल सिस्टम्स को ट्रांसफ़र करनी है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ सिस्टम. नेक्स्ट है सिस्टम स्टडी, सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम अप्रोच. सबसे पहले देखो सिस्टम स्टडी. तो सिस्टम स्टडी के अंदर हमने क्या करना है, सिस्टम की स्टडी करनी है. तो सिस्टम की स्टडी करने का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी कंपोनेंट्स एक सिस्टम के अंदर आते हैं उनके ऑपरेशंस को स्टडी करना या फिर उन एलिमेंट्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना. ठीक है, सिस्टम स्टडी का क्या मतलब है कि एक सिस्टम के अंदर हमने जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, वो एलिमेंट्स क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज़ की स्टडी करना और एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना. क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक सिस्टम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की हेल्प से बनाया जाता है और हर एक एलिमेंट का एक अपना इफेक्ट होता है उस सिस्टम की फंक्शनिंग के ऊपर और ये सारे एलिमेंट्स मिलके ही एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं और एक सिस्टम इन सारे एलिमेंट्स को मिला के ही अपना काम परफॉर्म करता है. ठीक है, सो सेकंड है सिस्टम अप्रोच. तो सिस्टम अप्रोच एंड सिस्टम स्टडी में कुछ डिफरेंस है. सिस्टम अप्रोच के अंदर क्या आएगा, सेट ऑफ प्रोसीजर्स आएंगे, सेट ऑफ मेथड्स आएंगे जो हमने किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली हमने
वो वाला सिस्टम अप्रोच करना है या वो वाला सिस्टम हमने यूज़ करना है जिसके अंदर सेट ऑफ प्रोसीजर्स आएंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इस प्रोसीजर के अंदर हमने साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने होते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें हमने ये भी अंडरस्टैंड करना होता है कि जो हमने एलिमेंट्स यूज़ करने हैं सिस्टम के, उनके बीच में इंटर रिलेटेडनेस कितनी है और सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। ठीक है, सिस्टम स्टडी क्या है, जिसमें हम सिस्टम के एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। सिस्टम के एलिमेंट्स की स्टडी करने का मतलब है कि सिस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है और हर एलिमेंट का सिस्टम के ऊपर क्या अफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है और हर एक एलिमेंट का एक अपना ऑपरेशन होता है और इन ऑपरेशन की हेल्प से ही, इन नंबर ऑफ़ ऑपरेशन की हेल्प से ही एक सिंगल टास्क परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच। और सिस्टम अप्रोच क्या होता है, जिसमें हम सेट ऑफ प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इन सेट ऑफ प्रोसीजर्स में क्या होता है, हम साइंटिफिक्स मेथड यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें स्पेशल रेफरेंस होती है कि हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि एलिमेंट्स के बीच में जो इंटर रिलेटेडनेस, मतलब जो इंटर रिलेशनशिप है वो क्या है एंड सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तभी अगर आप लोगों को सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनके बीच में रिलेशनशिप पता है एलिमेंट्स के बीच में, तभी आप अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हो। एंड सिस्टम एनालिसिस क्या है, एक मैनेजमेंट टेक्निक होती है विच हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग ए न्यू सिस्टम। सो सिस्टम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सिस्टम को एनालाइज करते हैं। उस एनालिसिस की बेसिस पे हम क्या करते हैं, कोई न्यू सिस्टम डेवलप करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही हम क्या करते हैं, अपडेशन करते हैं या इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, एनालिसिस का मतलब है किसी चीज़ को एनालाइज करना, तो सिस्टम एनालिसिस का मतलब है किसी सिस्टम को एनालाइज करना। और एनालाइजेशन के बाद हमने क्या कंक्लूजन करना होता है कि हम कैसे न्यू सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं और या किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर हम कैसे अपडेशन कर सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम। सो सिस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले है इनपुट। इनपुट के अंदर क्या आएगा, इनपुट वो वाला डेटा है या वो वाला कंपोनेंट है जिसके ऊपर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं या जिसके ऊपर हमारा सिस्टम ऑपरेट करता है टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड रिजल्ट। ठीक है, इनपुट के अंदर क्या आएगा, हमारा वो वाला डेटा आएगा या वो वाला कंपोनेंट है जिसके ऊपर हमारा सिस्टम ऑपरेट करेगा और ऑपरेट करने के बाद वो क्या करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो इनपुट कंपोनेंट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेटा। और इस डेटा को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर सेट ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट। ओके, सो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर आपका सिस्टम क्या करता है, ऑपरेट करता है। सो दिस इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ योर सिस्टम, इनपुट। नेक्स्ट इज प्रोसेस. So process is defined as the component that performs the necessary transformation on input to produce the desired output. तो हमने पहले क्या किया कि इनपुट हमें चाहिए, डेटा चाहिए जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है जो सेट ऑफ ऑपरेशंस आपने अपनी इनपुट के ऊपर अप्लाई करनी है, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों ने अप्लाई करनी है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। सो इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ आती हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इनपुट ऑपरेशन। जो भी आपने इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है वो डिपेंड करता है कि जो भी आपको रिज़ल्ट चाहिए, उन रिज़ल्ट के बेसिस पे ही हम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ अपनी इनपुट के ऊपर अप्लाई करते हैं। सो जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के लिए भी हमें बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं, मशीनरी चाहिए होती हैं, इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोगों ने किसी डेटा को फॉर एग्जांपल आपने कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है, तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर चाहिए एज ए इनपुट। उसके ऊपर हमने ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है, हमने कोई या तो हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो उसी के बेसिस पे हमने क्या करना है, जो भी हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है उसी की बेसिस पे हमें टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं। ठीक है,
सो वैसे तो हमेशा जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हो वो हमेशा यूज़र के लिए ट्रांसपेरेंट होती है, बट अगर जो भी आप अपनी इनपुट के ऊपर सब सिस्टम यूज़ कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने के लिए, अगर वो यूज़र को ट्रांसपेरेंट नहीं है, यूज़र को पता नहीं है कि किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई होंगी, तो इस तरह की प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग हमेशा तभी अप्लाई करनी चाहिए जब आपके सिस्टम की बाउंड्रीज या इंटरफेसेस सारे आपको क्लियर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पता ही नहीं है कि सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, सिस्टम की क्या लिमिटेशंस हैं, तो मैं कभी भी अपने इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग या ऑपरेशंस अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द इनपुट, देन यू मस्ट नो द प्रोसेसिंग क्राइटेरिया, you must know the interface which you are going to use for processing of your input. So all these boundaries and all these interfaces you must know in advance for the processing of your input. So जो भी आप इनपुट को प्रोसेस करोगे उसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशंस आते हैं, जैसे कि इनपुट की क्लासिफिकेशन करना, उसकी सॉर्टिंग करना, कैलकुलेशन करना, समराइजिंग करना। सो इनपुट को प्रोसेस करने के लिए जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, सबसे पहले ऑपरेशन है क्लासिफिकेशन। ये आप लोग नोट कर लेना। सो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी इनपुट को क्लासीफाई करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट कर देते हैं। जब आप प्रॉपर अरेंजमेंट कर दोगे अपनी इनपुट की, तो आपके प्रोसेसर के लिए इजी हो जाता है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करना भी। ठीक है, सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बोल दूं आप लोगों को, तो क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ द इनपुट डेटा अलाउज द प्रोसेसर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस इजीली। Classification of input data helps in the proper arrangement of data in the memory according to the data types. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन की एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे न्यूमेरिकल डेटा को अलग कर देना, करेक्टेड डेटा की क्लासिफिकेशन अलग कर देना। ठीक है, जो आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा उसको अलग कर देना। तो इससे क्या होता है कि मेमोरी के अंदर हम अपने डेटा की अरेंजमेंट कर देते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल डेटा है, कौन सा हमारा करेक्टेड डेटा है और कौन सा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है। सो इससे क्या होता है, हमारे सिस्टम के लिए ईजी हो जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करना। सो नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग है जो आप इनपुट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ सॉर्टिंग। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सो सॉर्टिंग में क्या होता है कि सॉर्टिंग में आपका जो प्रोसेसर है वो आपके डेटा को अरेंज करता है आप अपने ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, मतलब किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग डेटा की सॉर्टिंग करी जाती है। ठीक है, सो सॉर्टिंग के थ्रू क्या होता है कि ऑपरेशन की जो प्रोसेसिंग है वो भी फास्ट हो जाती है। ठीक है, जो भी ऑपरेशन रिक्वायर्ड होते हैं वो हमें पता चलते जाते हैं कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना है, किस डेटा के ऊपर होना है, और इससे हम क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉर्टिंग करके अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं ये भी थोड़ा आपको बोल के बता देती हूँ क्या इसकी डेफिनेशन है। Sorting of data allows the processor to arrange data in the order of operations to be performed on the data. So हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को अरेंज कर देते हैं ऑपरेशन के बेसिस पे कि किस तरह के ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशन के बेसिस पे हम अपने डेटा की सॉर्टिंग कर देते हैं, देन अपना प्रोसेसिंग जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस आता है दैट इज़ कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस। सो कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि आप उसको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमने परफॉर्म करनी होती है अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और आपकी जो कैलकुलेशंस है वो सिंपल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट रिक्वायरमेंट। किस तरह की आपको आउटपुट चाहिए उसी तरह की आपकी कैलकुलेशंस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है दैट इज़ समराइजिंग। नेक्स्ट है समराइजेशन। तो समराइजेशन में हम क्या करते हैं,
अपना समराइजेशन के अंदर हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, जो भी हमने प्रोसेसिंग अप्लाई करी है या जो भी डेटा है वो यूज़र को अवेलेबल करना, मतलब यूज़र को डिस्प्ले करना, ठीक है। सो जो भी आउटपुट आएगी आफ्टर प्रोसेसिंग वो या तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं या प्रिंट आउट की फॉर्म में हम अपने यूज़र को डिलीवर कर सकते हैं। समराइजेशन का मतलब है डेटा को अवेलेबल करना अपने यूज़र को, और डेटा किस फॉर्म में हम अवेलेबल करवा सकते हैं, या तो डेटा सिंपली हम डिस्प्ले कर सकते हैं या तो प्रिंट आउट की फॉर्म में हम अपना डेटा समराइज कर सकते हैं अपने यूज़र को। और एंड में जो प्रोसेस आता है दैट इज़ आउटपुट। ये सारे हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट के ऊपर। ये सारे ऑपरेशन या ये सारी प्रोसेसिंग हम अप्लाई कर रहे हैं अपने इनपुट के ऊपर। तो लास्ट में आता है हमारा आउटपुट। सो आउटपुट क्या है, फाइनल रिजल्ट है, या इसको हम ऐसा कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट की तरह डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा। जो डेटा को प्रोसेस करने के बाद एंड में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज़ योर आउटपुट। सो एंड में जो हमारा प्रोसेस रह जाता है दैट इज़ फीडबैक। एक मिनट, फीड बैक। सो फीडबैक के अंदर देखो क्या आएगा। फीडबैक का मतलब है कि जब यूज़र को आउटपुट मिल जाएगी तो आउटपुट मिलने के बाद वो जो भी सिस्टम की कंट्रोलिंग के लिए, सिस्टम को फीडबैक देने के लिए जो भी वो डेटा प्रोवाइड करेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज फीडबैक। सो इसके मैं इस जो भी मैंने अभी आपको करवाया उन सब के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। जो भी डाउट्स होंगे आप लोग इस लेक्चर के ऊपर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।